हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे केसॉल्व इंडिया। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है और कंपनी छोटा है, लगभग 1000 करोड़ की कंपनी है। तो इस कंपनी का यहाँ पे समझेंगे फाइनेंशियल कंडीशन, फंडामेंटल एनालिसिस एंड बिजनेस मॉडल कि देखिए कंपनी का अगर प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट सेल करके, मैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट सेल करके अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप अगर नहीं समझेंगे तो स्टॉक मार्केट है ना आपको सट्टाबाजी लगेगा। तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है जो प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। देखो मार्केट में आईटी सेक्टर की काफी सारे कंपनी है, तो प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरत है। और साथ में फंडामेंटल क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में फाइनेंशियल कंडीशन देखना होगा कि कंपनी का कितना कर्जा है, कंपनी का भी फाइनेंशियल हालत किस कंडीशन में है, और वाकई में इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सब समझने वाली बात है, कंपनी कितना कैपेक्स कर रही है। तो चलिए बेसिक सिंपल तरीके से देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे वन डे में 2.59% का एक गिरावट है। तो स्टॉक्स में मैं उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे अभी बैक टू बैक दो न्यूज था। क्या था, एक डिविडेंड था 7.50 रुपीज को, और डेट था 25/3/2025, ठीक है, मतलब अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। आज 26 है, 25 को था। और ऊपर से अभी स्प्लिट आया था, अभी हाल ही में कब आया था कि 6/2/2025, और स्प्लिट कितना था 1:2, यानी कि एक शेयर के बदले में, आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके बदले में आपको 2 शेयर मिलेगा, यानी कि 3 शेयर आपको मिल रहा है। एक शेयर पहले से था और एक शेयर के बदले में 2 शेयर मिलेगा। तो आप यहां से समझ जाइए। तो चलिए यहाँ पे बेसिक जो मेन पॉइंट है वो बता दिया। और कंपनी जो है अभी यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, एक टाइम में यहाँ पे डिस्काउंट था कितना 48% का करेक्शन हो चुका था। देखो स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट की वजह से यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहा है। यहाँ पे देखिए जो ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे स्प्लिट हुआ था 1:2, तो इसकी वजह से चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा बता रहा है। लेकिन एक्चुअल इसका जो डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट इतना मिल रहा था। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न देना स्टार्ट किया है। कितना 48% का करेक्शन हुआ था, उसके बाद में रिटर्न देना कितना स्टार्ट किया, आप देखा ध्यान से देखेंगे, बैक टू बैक यहाँ पे 41% का काफी बेहतरीन रिटर्न दे दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो न्यूज की वजह से यहाँ पे बैक टू बैक रिटर्न दे दिया। बट आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो मैं जो आपको बताया था फाइनेंशियल कंडीशन, फंडामेंटल एनालिसिस एंड बिजनेस मॉडल समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट। तो 5 ईयर 82% जो बहुत बेहतरीन है, 3 ईयर 65% बहुत कमाल का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ 34%। तो ट्रेलिंग 12 मंथ 3 ईयर 5 ईयर 3 ईयर के कंपेयर में ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा कमी हुआ है। बट मैं आपको एक डिसेंट बता दूं, 20 to 25% एक स्मॉल कैप कंपनी में यहाँ पे सेल्स एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक डिसेंट स्टैंडर्ड है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेल्स अच्छा है। नेक्स्ट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर 192%, जो बहुत ही ज्यादा है, ह्यूज है। 3 ईयर 63% और ट्रेलिंग 12 मंथ 19%। एक बात मैं बता दूं, ट्रेलिंग 12 टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ एक 12 महीना को मिला के, ठीक है ना, लास्ट 12 मंथ को मिला के यहाँ पे एक एवरेज निकलता है। तो यहाँ से जैसे कि आपको अगर कोई कंपनी लोन देता है तो पता है आपको, आपका 1 साल का बैंक अकाउंट डिटेल देखता है, 1 साल 3 साल और 5 साल तक, 5 साल तक नहीं देखते, 1 साल और 3 साल तक। तो वहां से एक ट्रैक रिकॉर्ड निकल जाता है कि आपका फाइनेंशियल हालत किस कंडीशन में है। आपको अगर बैंक लोन देगा तो आप चुकाने के लायक रहेंगे, मतलब है या नहीं है, किस कंडीशन में आपका फाइनेंशियल। तो वहां से बैंक पता कर लेता है और उस बेस पे बैंक दे देता है। वो समझ जाता है कि भाई इस इंसान कितना कैपेसिटी का है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफी बढ़िया निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अदर रिटर्न देखते हैं, 4% समथिंग, 1 मंथ 8% एक अच्छा रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न। 6 मंथ 11% लगभग गिरावट है, और ईयर टू डे गिरावट 7%। 1 ईयर समझते हैं 21% नेगेटिव रिटर्न। 5 ईयर यहाँ पे 111% यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे समझते हैं कि कंपनी यहाँ पे मार्केट में लिस्ट कब हुआ। मैं आपको उससे पहले बता दूं, कंपनी एनएसए एंड बीएसए दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। यहाँ पे एनएसए का है एंड बीएसए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, और कंपनी यहाँ पे मार्केट में लिस्ट हुआ उसके देखना होगा। मैक्स चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कब 23 सितंबर 2022 में मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो उसके कंपेयर में यहाँ पे चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। भाई मुझे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। देखो बीच में यहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया। किसी भी स्टॉक जब बीच में कंसोलिडेट करता है ना, तो समझ लीजिए कोई बुरी बात नहीं है। कंसोलिडेट करने वाले स्टॉक है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक रिटर्न दिया, यहाँ पे वापस कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे फिर रिटर्न देना चाहिए, लेकिन क्या है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिर गया। और एक तो कहीं सारा प्रॉब्लम आ गया, जीडीपी ग्रोथ डाउन हो गया, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया यूएस में ट्रम्प चाचा की वजह से, और ऊपर से Q3 का रिजल्ट इतना बेहतर नहीं आया। और आईटी सेक्टर क्या है, यूएस में बहुत ज्यादा मार्केटिंग है, तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इंपैक्ट आया। तो यहाँ पे एक चीज पता चलता है कि रिटर्न यहाँ पे अभी स्टॉक्स ने इतना ज्यादा नहीं दिया है। और यहाँ पे समझते हैं केसॉल्व इंडिया, जो अभी शेयर प्राइस है 451 रुपीज, तो अभी समझते हैं ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। तो उसके लिए देखना होगा स्टॉक पी, यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है 28, और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री पी कितना है 30। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा, बट ठीक है, आप इसको अंडर वैल्यूड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लगभग वही स्टेज जोन में है। ये 30 है, ये 23 है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मेरे तरफ से मैं ऐड कर दूं कि इंडस्ट्री की पी है ना, मैक्सिमम स्टॉक गिर गया, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री पी आ गया। तो इसके हिसाब से भाई अभी भी स्टॉक बिल्कुल अंडर वैल्यूड में है।
तो इसका ये मतलब नहीं आप यहाँ पे बाय कर लो। तो भाई अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है, अभी कितना नीचे गिरेगा, कितना टाइम कंसोलिडेट करेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी मार्केट में केस ऑफ इंडिया का 2 गुड न्यूज था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा था, 7.7 रुपीज 50 पैसा, और ऊपर से कंपनी का स्प्लिट आया था। तो इसकी वजह से 2 गुड न्यूज की वजह से बैक टू बैक यहाँ पे कितना, मैं आपको बताया 40% का यहाँ पे काफी तगड़ा रिटर्न दे दिया था। तो सोचो भाई अभी थोड़ा सा बैड कंडीशन के टाइम में आप अगर 1-2 लाख 5 लाख रुपए लगाए तो 40% रिटर्न आ जाता है। तो डेफिनेटली वहां से आप डिविडेंड लेके निकल सकते हैं, आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, आप स्प्लिट का अच्छा फायदा उठा के निकल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ भी हो सकता है कि कुछ टाइम थोड़ा कंसोलिडेट। आपको स्टॉक मार्केट को पहले ना भाई समझने की जरूरत है, उसके बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट आपको सट्टाबाजी लगेगा। एनीवे नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का आरओसी 119, ओहो मैसिव, मतलब ह्यूज। तो चलिए देखना होगा कंसिस्टेंसी कैसा है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे आरओई 147 यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको आरओई बोलते हैं, जो बहुत ह्यूज है, एक डिसेंट है ना, मिनिमम 30% एक डिसेंट मान लेते हैं चलिए आईटी सेक्टर में। और नेक्स्ट कंपनी का सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 33% और प्रॉफिट ग्रोथ जो आपको पहले बताया 19%। ठीक है, ओके डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी छोटा है। और किसी भी कंपनी के लिए प्रोमोटर होल्डिंग कितना होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 58%, अगर 51% से ऊपर है तो एक अच्छा डिसेंट मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी को डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में वो भी देखना होगा कि प्रोमोटर होल्डिंग कितना टाइम से, जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तब कितना परसेंट था, और बीच में कितना सेल किया है, और अभी फिलहाल प्रेजेंट में कितना है। चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर यहाँ पे मार्च 2022 में से डेटा है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे 62.45%, जो बहुत बेहतरीन है। और फिलहाल यहाँ पे कितना टाइम तक स्टेक मेंटेन किए थे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेंटेन किए थे, और सितंबर 2022 में थोड़ा बहुत सेल किए, और उसके बाद में फिलहाल अभी दिसंबर 2024 में 58%। तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया, बट अपने को 51% तो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी भाई दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक्स ने अभी इतना ज्यादा रिटर्न दिया ही नहीं है, जो भी दिया था बीच में कंसोलिडेट किया और वापस गिर गया था, अभी जाके 42% रिटर्न दिया है। तो चलिए अभी समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा इस स्टॉक में कितना क्वालिटी है, कितना प्रो एंड कौन सा, यानी कि कितना पॉजिटिव पॉइंट है और कितना नेगेटिव पॉइंट है। भाई वीडियो को आधा अधूरा मत देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इन्वेस्टिंग यहाँ पे इस कंपनी में कर रहे हैं या किए, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे काफी टाइम तक जीरो था, और यहाँ पे मार्च 2022 से यहाँ पे स्टेक बढ़ाना स्टार्ट किए, और स्टेक तो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा चुके थे। एक टाइम में 1.87% था, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे घटा चुके हैं, और अभी है 0.78। तो यहाँ पे अगर 1% होता तो मजा आ जाता, क्योंकि 1% स्टेक होल्डिंग रहता है ना, तो सेल करने के लिए सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। एनीवे ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, 0.78%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखो, कंपनी छोटा है भाई, 1000 करोड़ की कंपनी है, और कितना चाहिए आपको प्रोमोटर, सॉरी मतलब फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत था, बीच में यहाँ पे काफी टाइम तक जीरो रहा, फिर 2024 से थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ा है, और अभी यार ना के बराबर है 0.08%। पब्लिक का होल्डिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर एक बात समझिए, पब्लिक का होल्डिंग अगर मान लीजिए अचानक बढ़ जाता है, और साथ में देखेंगे कि प्रोमोटर बेच रहे, एफआई बेच रहे, डीआई बेच रहे, तो समझ लीजिए वो स्टॉक डेंजर बनने वाला है, पब्लिक प्रोमोटर बनने वाला है। तो भाई ऐसे स्टॉक से फटाफट निकल जाइए। एनीवे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ठीक है, छोटा कंपनी है, हमेशा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे नो प्रॉब्लम, ओके गुड है। होल्डिंग जो 58% है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई प्लेज नहीं है। प्लेज मतलब क्या होता है, एक बहुत डेंजर पॉइंट होता है, यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग यानी कि किसी बैंक में गिरवी रखता है तो प्लेज परसेंटेज होता है, तो वो एक डेंजर नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। एनीवे कंपनी का कर्जा, कंपनी का जीरो है कर्जा, और डेट टू इक्विटी में देखेंगे भाई, जब कर्जा ही नहीं है तो डेट टू इक्विटी में कहां से आएगा। तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। और कंपनी का एक मुझे नेगेटिव पॉइंट है, जो कंपनी हमेशा डिविडेंड देता ही रहता है। भाई देखो, प्रोमोटर होल्डिंग मैं मानता हूं कि यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 3.41% का डिविडेंड देती है। भाई कंपनी जो रिटर्न देता है शेयर प्राइस वो तो अलग, मतलब सालाना 3.41% यहाँ पे मतलब डिविडेंड देती है। तो यार उतना पैसा को यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंस करना चाहिए। जैसे कि क्या होता है आज के टाइम में, बड़ा बड़ा कंपनी क्या, इन्फोसिस है, टीसीएस है, जो मार्केट में बहुत बड़े बड़े मतलब ह्यूज एलिफेंट टाइप कंपनी है। तो भाई ये छोटा कंपनी है, तो कुछ एक्सपेंस बढ़ाना चाहिए, थोड़ा ऑफिस बढ़ाना चाहिए, थोड़ा उसका मतलब एम्प्लॉय बढ़ाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का फ्यूचर प्लान मुझे इतना कुछ करेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। भाई देखो, आईटी सेक्टर के बहुत बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स है। तो चलिए यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगा, और अभी 29% का जो हाई प्राइस गया था, जो हाई प्राइस था, हाई से अभी 29% करेक्शन में मिल रहा है जो शेयर प्राइस है। एनीवे नेक्स्ट, और कंपनी का इंपॉर्टेंट देखते हैं यार, आपको बोरिंग नहीं करूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर 39%, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 रुपए का माल बेचते हैं ना, तो यहाँ पे 39% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, और यहाँ से प्रॉफिट निकलता है। तो भाई बहुत ही ह्यूज है, एक मिनिमम है ना 15 to 20%, आईटी सेक्टर में 20% होना चाहिए, तो यहाँ पे 39% है। एनीवे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और कंपनी का आरएसआई भाई अभी भी थोड़ा सा मीडियम जोन में है, अगर 60 तक आ जाए ना तो भाई वहां पे क्या थोड़ा डेंजर जोन है अभी का मार्केट का कंडीशन। भाई चलने में तो यार 90 तक भी आरएसआई जा सकता है, लेकिन 80-90 है ना भाई, टोटली मतलब ओवर जोन है, वहां पे रेड जोन है, वहां से सेलिंग आने का ज्यादातर चांसेस रहता है। ये बात को आप हमेशा देख लीजिएगा। और उसके अलावा कंपनी का जो हाई एंड लो प्राइस था ना 637 रुपीज था, और लो प्राइस 321, तो उसके हिसाब से अभी आप देख लीजिए मीडियम कंडीशन में, ना इतना ज्यादा हाई है ना इतना ज्यादा लो है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड में मान रहा हूं कि मिल रहा है। ठीक है अबाउट, ताकि यहां से है ना कंपनी का बिजनेस मॉडल पता चलेगा। तो केस ऑफ इंडिया मार्केट में इनकॉर्पोरेट हुआ था 2014, और एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी सॉल्यूशंस टू कंपनीज अक्रॉस सेक्टर सच एज रियल एस्टेट,
रियल एस्टेट के अंदर में सेक्टर के अंदर ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर एंड एटसेट्रा, मतलब इतना सेक्टर के अंदर में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। तो चलिए प्रोडक्ट क्या है वो समझने की जरूरत है। और K-Solve Cartre develop the best possible software solution. It is servicing client across several countries with 410। तो क्लाइंट काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स K-Solve इंडिया 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो यहाँ पे काफी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है 360 डिग्री, मतलब ऑलराउंडर, मतलब इसका प्रोडक्ट है। नॉन इन द इंडस्ट्री फॉर द एक्सपर्टीज क्या है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है वो देखते हैं यहाँ पे। बिग डेटा, अपाचे कफका, अपाचे निफी, अपाचे स्पार्क, अपाचे कैसेंड्रा, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो सबसे मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग, दो मुझे बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसके अलावा भी ये सब काफी इंटरेस्टिंग है भाई, पॉपुलर है। और उसके अलावा सेल्सफोर्स, मतलब समझ गए जो आज के टाइम में किसी भी कंपनी में सेल्सफोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेवऑप्स, जावा एंड माइक्रो सर्विसेज, ओपनशिफ्ट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड एटसेट्रा। तो प्रोडक्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा जो कंपनी डिविडेंड सब वगैरह देती है, यहाँ पे कंपनी का नेट कैश फ्लो इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा अदर डेटा चेक करते हैं तो यहाँ पे समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। सेल्स यहाँ पे देखेंगे पहले एक टाइम पे यहाँ पे 0 हुआ करता था थोड़ा बहुत, और अभी मार्च 2024 में 108 करोड़। तो यहाँ पे बैक टू बैक भाई सेल्स बढ़ रहा है, किसी भी ईयर में यहाँ पे सेल्स गिरा नहीं है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में 134 करोड़, अभी क्वार्टर 4 का भी बाकी है, तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। आप ध्यान से देखिए किसी भी ईयर में यहाँ पे सेल्स यहाँ पे गिरा नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले बहुत ही कम हुआ करता था, कितना 12 to 30, मतलब एक नॉर्मल हुआ करता था। और मार्च 2021 से 45%, और वो स्टेक अच्छा खासा मेंटेन किया है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, कितना 2021 से और 2025 तक अच्छा खासा मेंटेन किया है। और कंपनी का अदर इनकम कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट भाई। किसी भी छोटा कंपनी में क्या होता है, अदर इनकम वगैरह ऐड कर देते हैं और कंपनी का सेल्स प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, फिर क्या है ना, रिटर्न मतलब प्रॉफिट बढ़ जाता है, फिर शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता, फिर हम लोग सोचते हैं यार ट्रैप में फंस जाते हैं यार नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है, तो फिर यार कंपनी का कोर बिजनेस होना चाहिए। तो अदर इनकम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है यहाँ पे सेल्स है, तो देखते हैं प्रॉफिट। और कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट या ना के बराबर है, तो ये कंपनी नेगेटिव से बच रहा है, तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और कंपनी का भी फाइनली नेट प्रॉफिट, तो पहले एक टाइम पे 0 हुआ करता था, थैंक गॉड जो लॉस में नहीं गया, माइनस में नहीं गया। और 2021 से यहाँ पे देखेंगे 8 करोड़ से, और 2024 में कितना 34 करोड़, ट्रेलिंग 12 मंथ में 38 करोड़ हुआ है, एक क्वार्टर बाकी है। और कंपनी ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 2021 से 3 रुपीज 32 पैसा, और 2024 में 40 रुपीज। तो कितना तरीके से बढ़ा है, मतलब कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ है भाई। एक बात बता दूं, यहाँ पे उस कंपेयर में शेयर प्राइस अभी रिटर्न दिया नहीं है। एक सीक्रेट गुड न्यूज बता दूं, रिटर्न दिया नहीं है। हो सकता है कि आने वाला दिनों में दे, क्योंकि इस वजह से स्टॉक्स है ना इतना गिरा नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे गुड न्यूज की वजह से थोड़ा सा हो गया था। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 15 to 20% नीचे गिरता है ना, तो वहां पे बाय ऑन करने का यार मौका अच्छा बन सकता है, लेकिन जितना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। एनीवे यहाँ पे और एक चीज है कि कंपनी का डिविडेंड, कंपनी यार डिविडेंड हर बार बहुत ज्यादा देती है। देखो यहाँ पे डिविडेंड कितना परसेंट है, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। बैलेंस शीट में यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व, भाई जो भी मैं डेटा चेक कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। रिजर्व में यहाँ पे रिजर्व पहले इतना नहीं था, यहाँ पे 2021 से यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि 2021 से सेल्स ग्रोथ भी होना ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट भी होना ज्यादा हुआ, तो इसकी वजह से रिजर्व यहाँ पे बढ़ रहा है। बट बोरिंग में देखेंगे यानी कर्जा, तो कर्जा यहाँ पे भाई पहले से ही नहीं है, तो ये कंपनी का अच्छा पॉइंट है, हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन कंपनी यार इतना बड़ा थोड़ा बनाना चाहिए यार, बड़ा का प्लानिंग करना चाहिए। डिविडेंड सब दे देंगे तो यार कंपनी में फिर एक्सपेंशन करने के लिए क्या पैसा बचेगा। कैपेक्स भी इतना ज्यादा नहीं कर रहा है, यही दिक्कत है कंपनी का। और टोटल एसिड भी इतना कंपनी का इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कुछ समथिंग है। नेगेटिव पॉइंट लगा भाई, थोड़ा सा लगा, जो भी नेगेटिव लगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नेट कैश फ्लो यार कंपनी में होना चाहिए भाई। नेट कैश फ्लो कहां से बचेगा जब कंपनी जो भी प्रॉफिट निचोड़ के आता है और वो डिविडेंड के थ्रू आउट कर देती है। तो भाई कंपनी का जो बुरा वक्त में है ना, नेट कैश फ्लो बहुत ज्यादा काम आता है। ऐसे छोटा कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, देखो अचानक कोई है ना छोटे कंपनी को बड़ा कंपनी है टक्कर दे देगा थोड़ा सा, तो उस टाइम क्या जो भी हिल जाता है ना, तो नेट कैश फ्लो बहुत ज्यादा काम आता है भाई। छोटे कंपनी में मैं ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। कंपनी का ह्यूज एक पॉजिटिव है आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो भाई बहुत ही तगड़ा है, पहले से ही अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, ये मुझे कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है K-Solve इंडिया। K-Solve इंडिया क्या है, अभी एएसएम स्टेज 1 में है, तो बीएससी साइड मैंने ओपन किया हूँ, और उसका प्राइस बैंड है 10%। तो अगर इस तरीके से लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है तो एएसएम स्टेज 2, 3, 4 तक आ सकता है। तो अगर एएसएम स्टेज 4 तक आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर इतना ज्यादा ऐड नहीं हो पाता है कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग नहीं हो पाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज है, यहाँ पे बैक टू बैक 3 डे देखेंगे, यहाँ पे कितना 4 डे 20 मार्च से लेकर 20 मार्च यहाँ पे 3000 करोड़ यहाँ पे बाय किया है। कौन, किसने, फॉरेन इन्वेस्टर ने। और 21 को बाय किया 7000 करोड़, 24 को बाय किया 3000 करोड़, 25 को बाय किया 5000 करोड़। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज निकल के आ रहा है भाई, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बैक टू बैक बाय कर रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर इस तरीके से कंटिन्यू बाय करते जाएंगे भाई, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आपको फायदा कैसे होगा, जब अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स आप अगर नीचे बाय कर पाएंगे तो ही आपको शॉर्ट टर्म में भी फायदा होगा, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फायदा। और एक मैं आपको एक मंत्र बता दूं, इंपॉर्टेंट मंत्र,
आप किसी भी स्टॉक में मान लीजिए नीचे बाय करते हैं, यहाँ पे अगर 30-40% जैसे ही ऊपर जाता है ना भाई, यहाँ पे कुछ अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या कि कुछ अमाउंट है ना कैश में आपको सेफ साइड आपको मेंटेन करेगा, ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट में। यहाँ से अगर और 20% नीचे गिरेगा भाई, अभी मार्केट का पूरा फिक्स नहीं हुआ है, हो सकता है कि ट्रैप है, अभी टैरिफ वाला कुछ न्यूज फाइनली निकल के नहीं आया, क्योंकि इस सेक्टर के स्टॉक्स है ना, ताकि यूएस वगैरह में ज्यादा इसका प्रोडक्ट सप्लाई होता है, वहां पे प्रोडक्ट ज्यादा चलता है इसका, तो इसकी वजह से टैरिफ वाला कुछ ज्यादा न्यूज आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पे 30-40% धड़ाम हो जाए। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको रिटर्न दे दे 30%, 40%, मिनिमम 30% भी दे दे, तो वहां से 10-10%, 15%, 20% अमाउंट, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप खर्च कर दो, कुछ अमाउंट यहाँ पे कैश आप मेंटेन करके रखो, ताकि अच्छा स्टॉक्स में महंगा माल सस्ता में जब वापस मिले ना, तो दोबारा खरीदने का आपको मौका मिले। तो आप स्टॉक मार्केट में क्या है ना, दोनों साइड से पैसा कमाएंगे, स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाएगा तब भी पैसा कमाएंगे, और जब नीचे आएगा तब भी प्रॉफिट होगा। कैसे? क्योंकि सस्ता माल जब खरीदेंगे तो आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा फायदा देगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए है, और किसी भी टाइप का आप अगर रिकमेंड देना चाहते हैं कि मेरे से और भी पॉइंट ऐड करना चाहिए, फिर मैं कुछ ज्यादा बोलता हूँ, गलत बोलता हूँ, कम बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, तो कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो सही नहीं लगे तो प्लीज डिसलाइक कीजिए, ताकि मैं और बेटर करूँ, ताकि आप कुछ भी करेंगे तो मेरे लिए फायदा हो, मैं और बेहतर करूँ, ताकि आपका फायदा हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।